हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि सिटीजनशिप के संबंध में भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप को इसके इशू को कवर करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ये देख लें कि जो भारत में रहते हैं लोग, वो लोग दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो सिटीजन्स रहते हैं और दूसरा एलियंस रहते हैं। एलियंस का मतलब जो कि भारत के नागरिक नहीं है। एलियंस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो फ्रेंडली एलियंस हो सकते हैं या फिर एनिमी एलियंस हो सकते हैं। अगर वो एलियन किसी ऐसे देश का नागरिक है जिसके संग भारत के संबंध अच्छे नहीं है, वो एनिमी है, तो वो एनिमी एलियन हुआ। और अगर किसी फ्रेंडली कंट्री का नागरिक है तो वो फिर फ्रेंडली एलियन हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एलियंस को केवल थोड़े से ही राइट्स प्रोवाइड करता है। और कई राइट्स ऐसे हैं जो एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारा भारत का संविधान जो है वो सिटीजनशिप का इशू डिटेल में कवर नहीं करता है। केवल एज ऑन 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, उस दिन जो लोग भारत में थे या बाहर थे, उनमें से कौन नागरिक होगा या नहीं होगा, केवल इतना इशू कवर करता है। और आर्टिकल 11 में दिया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद के मैटर के लिए भारत का पार्लियामेंट कानून बनाएगा, जो कि उन्होंने बनाया भी है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिससे डिसाइड होगा कि कौन व्यक्ति सिटीजन है, कौन नहीं है, कैसे किसका सिटीजनशिप टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सब प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। लेकिन एज ऑन 26 जनवरी 1950 कौन से लोग भारत के नागरिक हैं, कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, ये हमारा संविधान बताता है। आर्टिकल 5 से लेकर के 8 तक में है। तो अब जैसे यही आर्टिकल 11 में दिया गया है कि भारत की पार्लियामेंट ये एक कानून बनाएगी जिससे सिटीजनशिप एक्वायर करना और सिटीजनशिप टर्मिनेट होना, इसके विषय में सारे प्रावधान दिए गए होंगे। अभी जो हमने पढ़ा वो आप देख लीजिए। इसमें एज ऑन 26 जनवरी 1950 सिटीजनशिप का इशू डील होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और आर्टिकल 5 to 8, 26 जनवरी 1950 को सिटीजनशिप का इशू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताएगा, आर्टिकल 5 और से लेकर 8 तक। और 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताएगा कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कैसे नागरिकता एक्वायर की जाएगी, कैसे वो टर्मिनेट हो सकती है। उसके बाद के सारे लोगों का सिटीजनशिप कवर होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। जो 26 जनवरी 1950 है उसमें सिटीजनशिप, जो लोग रह रहे थे सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 5 से कवर होगा। जो लोग पाकिस्तान से उस समय 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में माइग्रेट कर गए थे, उनका आर्टिकल 6 से होगा। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे उस दौरान, आजादी के दौरान, वो आर्टिकल 7 से कवर होगा। और उस समय ऐसे भी कुछ लोग थे जो इंडिया के तो थे लेकिन इंडिया से बाहर रहते थे, वो आर्टिकल 8 से कवर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है एट द कमेंसमेंट ऑफ द 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 5 बताएगा कि कौन कौन लोग नागरिक थे और कौन कौन नहीं थे। तो अब आप ये देखिए, पहली बात तो ये कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
ठीक है, जो भारत में रह रहा था 26 जनवरी 1950 को, वो अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा था तो वो भारत का नागरिक माना जाता। तो पहली बात तो भारत में रह रहा था। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है अभी डिटेल में जानते हैं। और डोमिसाइल हो भारत में, और वो या तो वो खुद भी भारत में पैदा हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हो, कोई भी एक पेरेंट, माता पिता में कोई भी एक भारत में पैदा हुए हो, और या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट था भारत के क्षेत्र में कम से कम 5 साल तक। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले मिनिमम 5 साल तक। अगर वो तो भारत का नागरिक था खुद, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक था, और या फिर वो खुद 5 साल तक कंटिन्यूस इंडिया में रहा हो, डोमिसाइल रहा हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। अच्छा, डोमिसाइल का क्या मतलब होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है पर्सन इज रिजाइडिंग इन इंडिया विद द इंटेंशन टू मेक इट हिज परमानेंट होम। भारत में वो रह रहा था कोई व्यक्ति, और उसको भारत को अपना परमानेंट होम बनाने के लिए रह रहा था, तो वो डोमिसाइल माना जाता है। अगर वो एक पार्ट से, भारत के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी शिफ्ट हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा भारत है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो गया तब भी वो डोमिसाइल माना जाएगा, अगर वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है भारत के अंदर तो। और दूसरी, ये एक पॉइंट और है, ये जब भी हम किसी की डोमिसाइल चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि उसका रेजिडेंस कंटिन्यूस जरूरी नहीं है कि हो, और उसका इंटेंशन ऑफ रिजाइडिंग परमानेंटली इन इंडिया उसके कंडक्ट से डिफाइन होगा। उसका इंटेंशन था कि नहीं था, उसके कंडक्ट से डिफाइन होगा। और एक माइनर का डोमिसाइल जनरली उसके पिता के डोमिसाइल के जैसा ही माना जाता है। एक मैरिड वुमेन का डोमिसाइल उसके हस्बैंड को डोमिसाइल वाला ही माना जाता है। एक विडो का डोमिसाइल उसके डिसीज्ड हस्बैंड का डोमिसाइल माना जाता है। हालांकि विडो उसको चेंज करवा सकती है। ठीक है, तो अब इसी को एक डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। पर्सन डोमिसाइल हो इंडिया में, पर्सन इंडिया में डोमिसाइल होना ही चाहिए उस 26 जनवरी 1950 को, और इन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करता हो। या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स में से कोई एक पैदा हुआ हो, या फिर भारत की टेरिटरी में 5 साल से कंटिन्यूस 5 साल तक रिजाइड किया हो। अगर तीनों से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ये डोमिसाइल है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया एज ऑन 26 जनवरी 1950 माना जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 6 पे। अच्छा, इसमें भी एक चीज है डायग्राम के माध्यम से कि हम लोग चेक करेंगे ना, उसकी सिटीजनशिप चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो पर्सन डोमिसाइल है इंडिया में। अगर डोमिसाइल है इंडिया में, नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, वो सिटीजन नहीं है। अगर है तो फिर हम चेक करेंगे कि तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हाँ कर रहा है कोई एक, तो वो सिटीजन है। नहीं कर रहा है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो सिटीजन नहीं है। डोमिसाइल की जो डेफिनेशन हम लोगों ने अभी सीखी थी, डोमिसाइल का मतलब पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया प्लस पर्सन इज स्टेइंग इन इंडिया विद द इंटेंशन टू मेक इट हिज परमानेंट होम। अच्छा, अब आर्टिकल 6 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 6 में दिया है जो लोग उस समय आजादी के बाद पाकिस्तान से इंडिया में शिफ्ट हो गए, उनकी सिटीजनशिप का स्टेटस क्या होगा। इसको हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। इसको हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं।
हाँ, एक तो वो लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गए, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। दूसरा वे लोग जो 19 जुलाई 1948 को आए या उसके बाद आए। तो पहला कंडीशन देख लीजिए, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गए पाकिस्तान से, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर उनमें से ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हो, कि उनमें से इन तीनों में से कोई इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो वो व्यक्ति खुद पैदा हुआ हो इंडिया में, या फिर उसके कोई भी एक पेरेंट, माता या पिता में से कोई एक पैदा हुआ हो, या उसके कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी में से कोई एक पैदा हुआ हो। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन और भी है, एक कंडीशन और भी है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो इंडिया में, जब से इंडिया में माइग्रेट किया है उसके बाद लगातार इंडिया में हो। अगर ये दोनों चीजें पूरी होती हैं तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद माइग्रेट किया है भारत में पाकिस्तान से, वो भारत का नागरिक तब माना जाएगा कि एक तो वही वाली कंडीशन है कि इन तीनों में से कोई इंडिया में पैदा हुआ हो, सेम कंडीशन, ठीक है, और उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट का अपॉइंटेड ऑफिसर था उस समय जो रजिस्ट्रेशन करता था, एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन थी जिसमें होता था, और ये रजिस्ट्रेशन 26 जनवरी 1950 से पहले कराना था। अगर उसने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिया और इनमें से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, तो इस डेट के बाद आने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक माने जाएंगे जो पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे उस समय आजादी के बाद, तो उनकी सिटीजनशिप क्या होगा, स्टेटस क्या होगा, आर्टिकल 7 बताएगा हम लोगों को। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच भारत छोड़ के गया, पाकिस्तान चला गया, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, गया तो, लेकिन फिर वो वापस इंडिया में आ गया, रिटर्न्स टू इंडिया, और रिटर्न टू इंडिया, और अपने आप को रजिस्टर कराया है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, तो फिर वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और वो रिटर्न क्यों होता है? अंडर अ परमिट इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ फॉर रीसेटलमेंट परमानेंट रिटर्न। इस पर्पस के लिए वो रिटर्न करता है इंडिया में, भारत में वापस, पाकिस्तान से। इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गया था और फिर पाकिस्तान छोड़ के वापस इंडिया में आ गया, और इस पर्पस से वापस आ गया रीसेटलमेंट और या फिर परमानेंट रिटर्न के लिए। और वो वापस लौटने के बाद अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर से के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। एक और पॉइंट है, 8 नंबर आर्टिकल है। उस समय ऐसे भी तो लोग थे जो भारत के थे लेकिन वो कहीं विदेश में कहीं और रह रहे थे, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, जो विदेश में कहीं रह रहे थे, तो मान लीजिए अमेरिका या जापान में कहीं रह रहे थे, तो उनका क्या, उनकी नागरिकता का क्या होगा? वो इंडिया में तो थे नहीं, वो आर्टिकल 5 से कवर नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए ये आर्टिकल 8 है, उनके लिए आर्टिकल 8 है। तो उसमें हम लोग ऐसे लोग जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे थे 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें हम चेक करेंगे कि क्या वह इंडिया में पैदा हुए थे, या क्या उनके माता पिता में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ था, या फिर उनके दादा दादी में से कोई एक पैदा हुआ था इंडिया में। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब तो सिटीजन नहीं है इंडिया का, और कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उस व्यक्ति को एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा इंडिया। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर था उसमें। कहाँ होगा? एक डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया गवर्नमेंट का जो उस कंट्री में होगा उसका होगा। और लेकिन इसमें यह है कि ये 26 जनवरी 1950 से पहले भी रजिस्ट्रेशन हो सकता था, उसके बाद भी हो सकता था। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है ऐसा व्यक्ति जो तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो फिर वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
अच्छा, ऐसे जो लोग ऊपर के 5, 6, 7, 8 में कवर हो रहे हैं और नागरिक हो गए, लेकिन उन्होंने किसी वजह से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, उसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो वो फिर इवन दो कवर हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये आर्टिकल 9 में दिया है। आर्टिकल 10 में बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर एक बार नागरिक हो गया तो फिर वो कंटिन्यू करेगा नागरिकता में, वो उसकी नागरिकता वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी। और आर्टिकल 11 में दिया है, आर्टिकल 11 में कि 26 जनवरी 1950 के बाद के सिटीजनशिप इश्यूज के लिए पार्लियामेंट एम्पावर्ड है कि वो एक कानून बना सकती है जिससे सिटीजनशिप का एक्विजिशन और सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कवर के प्रोविजंस कवर होंगे। इसी पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है। थैंक यू।